अगले लेक्चर में हमने सिलेनियम के बारे में डिस्कशन किया कि कब कब हमें सिलेनियम सोचनी है। आप सब सिलेनियम दवाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? केसेस ऑफ द इम्पोर्टेंसी। उसी सीरीज के अंदर दूसरी दवाई, जिस दवाई का नाम है एग्नस कैस्टस, हम इसे भी कब यूज करते हैं? इम्पोर्टेंसी के केस में, जब सेक्सुअल पावर लॉस हो रहा हो, उन केसेस के अंदर हम एग्नस कैस्टस को सोचते हैं। लेकिन हर बार सेक्सुअल पावर लॉस हो रहा हो तो एग्नस कैस्टस ही देनी है, तो कब सिलेनियम देंगे, कब एग्नस कैस्टस देंगे? ये डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए। इस डिफरेंशिएशन की सोच को ही होम्योपैथी कहा जाता है। होम्योपैथी इज नॉट साइंस ऑफ मेडिसिन। ये कोई दवाइयों का विज्ञान नहीं है कि इस रोग के लिए ये दवाई, इस रोग के लिए ये दवाई, फलाने रोग के लिए ढिकनी दवाई, ढिकने रोग के लिए पूछनी दवाई, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी है वो सिद्धांतों का विज्ञान है। इसको जो हम बोलते हैं तत्व ज्ञान, फिलोसॉफी है। इसमें कुछ सिद्धांतों के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है और जो रिजल्ट मिलते हैं वो उन सिद्धांतों को मिलते हैं, उन सिद्धांतों के मिलते हैं, मेडिसिन के नहीं मिलते। क्लियर हो रहा है? हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के ऊपर थे। गांधी जी सर्वोदय के सिद्धांत के ऊपर थे, अहिंसा के सिद्धांत के ऊपर थे। तो गांधी जी ने पूरी जिंदगी किस चीज का प्रयोग किया? अहिंसा का। तो उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग किया है और जो भी रिजल्ट मिले उनको, वो अहिंसा के सिद्धांत से मिले। क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से हमें इंडिविजुअलाइजेशन और सिमिलिया के सिद्धांत के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उसका प्रयोग करना है। हमें किसी दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। दवाइयां सेकेंडरी हैं, वो अपने अपने फिजिशियन के नॉलेज के मुताबिक कम ज्यादा होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। स्थान, परिस्थिति एवं जियोग्राफिकल रीजन के अनुसार भी दवाइयां चेंज होती रहती हैं। आयुर्वेद में वही कॉन्सेप्ट है ना, जिस जगह पे जो चीजें पैदा होती हैं उस जगह के प्राणी उस चीज को पचा सकते हैं। उस जगह के प्राणियों को होने वाली सब डिसीजेस की दवाई भी उस जगह पे ही होती है। आयुर्वेद का सिद्धांत है। इसीलिए गुजरात के अंदर मूंगफली का तेल खाया जाता है ना, सिंग तेल। अगर हम थोड़ा ऊपर के बाजू जाएं उत्तर भारत में तो सरसों। गुजरात के लोगों को सरसों नहीं पचता है। थोड़ा नीचे की बाजू जाएं तो कोकोनट ऑयल। क्यों? क्योंकि जहां पे कोकोनट ज्यादा होता है तो वहां के प्राणियों, मनुष्य भी एक प्राणी ही है, वहां के प्राणियों में वो चीज सुपाच्य होती है। जहां पे जो डिसीज होते हैं उस डिसीज की दवाई भी उसी एरिया के अंदर हमें मिल जाती है। सो आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां कुछ जड़ी बूटियों का आप प्रयोग करते हैं और कुछ डिसीजेस के अंदर, तो दूसरे एरिया के लोग दूसरी जड़ी बूटियों का उपयोग करेंगे और दोनों को रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट किसके लिए मिलता है? उस जड़ी बूटी का रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है उस विज्ञान का। किस विज्ञान का? लॉ ऑफ सिमिलिया और इंडिविजुअलाइजेशन और समथिंग एल्स, जिस सिद्धांत के ऊपर आप उस जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं। मालूम चल रहा है? इसी तरीके से राजस्थान में बाजरा ज्यादा होता है तो वहां पे बाजरा खाया जाता है, या तो दाल बाटी खाई जाती है। कुछ एरियाज के अंदर मकाई खाई जाती है, कहीं पे राइस और मछली ज्यादा खाए जाते हैं, कहीं मक्के दी रोटी सरसों दा साग खाया जाता है, कहीं पे लस्सी होती है, कहीं पे छाछ होती है, कहीं पे मट्ठा होता है। मालूम चल रहा है? और उसी मुताबिक अलग अलग डिसीज होंगे, अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग दवाइयां होंगी, लेकिन उन सब में एक होगा। वो क्या है? सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, वो एक ही होंगे। किसी बंदे ने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या इंपॉर्टेंसी का केस सिलेनियम से ठीक किया हो, दूसरे ने एग्नस कैस्टस से ठीक किया हो, तीसरे ने किसी और दवाई से ठीक किया हो, चौथे ने किसी और दवाई से ठीक किया हो, लेकिन सब लोगों ने किस सिद्धांत के तहत ठीक किया? होम्योपैथी, सिद्धांत ऑफ सिमिलिया, इंडिविजुअलाइजेशन, तो ही उसको रिजल्ट माना जाता है। समझ आ रहा है? हम आपसे जो ये बातें कर रहे हैं ये सब प्रिंसिपल्स की बातें हैं, सिद्धांतों की बातें हैं। हम आपको कोई दवाई सिखाने नहीं आए, हमें भी नहीं आती है दवाई। ये सब दवाई शायद कभी कभार प्रिस्क्रिप्शन की होंगी, 1-2 केसेस के अंदर, नहीं भी की हो सकती हैं,
कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं, वो आएंगी तब हम आपको बताएंगे कि इस दवाई का हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, अब करेंगे। मालूम चल रहा है होम्योपैथी किसे कहते हैं? इसीलिए हनीमैन ने कवर पेज के ऊपर लिख के रख दिया, क्या लिखा? ऑडे सपेरे, डेयर टू बी वाइज, अपने सिद्धांतों के ऊपर फर्म रहें, अड़े रहें। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत अगर रिजल्ट नहीं मिला 10 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर मेडिसिन चेंज्ड, ये क्या हुआ? ये ऑडे सपेरे है। एक दवाई से रिजल्ट नहीं मिला तो 2, 3, 4 दवाइयां दे दिया, ये ऑडे सपेरे है। तो क्या है ऑडे सपेरे? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द ऑडे सपेरे। जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर से जाके अनप्रिजुडाइज होके सोचिए, रीकेस्टेकिंग कीजिए और सोचिए कि मेरी कहां गलती हुई, मेरी कहां गलती हुई कि मैं अप्लाई नहीं कर पाया लॉ ऑफ सिमिलिया, मैंने कहां पे गलती की। इसके बदले हम क्या करते हैं, होम्योपैथी का रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक काम करो, फलाना पैटर्न प्रोडक्ट दे दो। ये क्या हुआ? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑडे सपेरे नहीं है। हम कितना भी शॉर्ट नोट लिख लें, बच्चों को पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हमारे व्यवहार के अंदर ऑडे सपेरे नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं। मालूम चल रहा है? 5.5 साल, 6 साल, 10 साल पढ़ाई करने के बाद भी अगर हम होम्योपैथी में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हमारा अपना क्लिनिक ओपन करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, रिजल्ट्स का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और हमें सर्वाइवल करने के लिए भी दूसरे काम करने पड़ते हैं, और हम होम्योपैथी छोड़ देते हैं, तो हम ऑडे सपेरे का प्रयोग नहीं करते। अपने सिद्धांत के ऊपर डटे रहें, कितना भी विरोध हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन हमारे जो सिद्धांत हैं उसी के ऊपर रहना है और उसी के अनुसार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इट इज ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्लियर हो रहा है? अब क्या होता है कि कहीं पे किसी को मस्क्यूलर पेन हो गया तो उत्तर भारत का बंदा होगा तो क्या करेगा, वो सरसों दे तेल से मालिश करवाएगा। वो गुजरात महाराष्ट्र का होगा तो तिल के तेल से मालिश करवाएगा। वो दूसरे किसी रीजन का होगा तो कोकोनट ऑयल से मालिश करवाएगा। मालूम चल रहा है? पदार्थ बदलता जाता है लेकिन सिद्धांत वही रहता है। तो सत्य पदार्थ नहीं है, सत्य सिद्धांत है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आदि शंकराचार्य जो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो वो ब्रह्म क्या है? हमारे और आपके अंदर जो है वो ब्रह्म है, वही सत्य है। इसके अलावा सो भी सारा जगत है वो सब मिथ्या है। ब्रह्म है वो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल्स हैं जो शाश्वत रहते हैं। मालूम चल रहा है? हिंदुइज्म जहां पे कर्मों को मानता है, तो हम जो कहते हैं ना कर्म भोगने पड़ते हैं, तो वो पहले भी भोगने पड़ते थे, आज भी भोगने पड़ते हैं, बाद में भी भोगने पड़ेंगे। मालूम चल रहा है? वो सिद्धांत हैं, वो शाश्वत हैं, इट इज ट्रूथ। लेकिन जगत बदलता जाता है। पहले के लोग गांव में रहते थे, कबीले में रहते थे, अब के लोग सिटी में रहते हैं। पहले के लोग पंखा भी नहीं था, अब एसी में रहते हैं, तो क्या हुआ? सफरिंग इज ऑलवेज सफरिंग। मालूम चल रहा है? लोग तब भी बीमार पड़ते थे, लोग अब भी बीमार पड़ते हैं, शायद पहले से ज्यादा पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। जितना ब्रह्म को समझेंगे, जितना सत्य को समझेंगे, उतना अच्छा जीवन जिएंगे। हम क्या कर रहे हैं? मिथ्या जगत के अंदर घूम रहे हैं ना। आज हमने एक सॉल्ट का प्रयोग किया, कल दूसरे सॉल्ट का, परसों तीसरे सॉल्ट का। आज एक मॉलिक्यूल आया, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। वो आता कहां से है? जगत में से ही आता है, और जगत मिथ्या। मालूम चल रहा है? आज हमने इस जड़ी बूटी का प्रयोग किया, कल उसका किया, परसों तीसरा किया, लेकिन सारी जड़ी बूटियां आती कहां से हैं? जगत में से आती है। जगत मिथ्या है। तो ट्रुथ क्या है? प्रिंसिपल्स ट्रुथ हैं। वो आप सॉल्ट यूज करते हो, मॉलिक्यूल करते हो, पोटेंसी करते हो कि जड़ी बूटी करते हो, लेकिन जिस सिद्धांत के ऊपर करते हो वो सिद्धांत ही सत्य है। क्लियर हो रहा है? हमने आज ही आपको सिखाया ना, मेडिसिन फॉर जॉइंट पेन, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया और
लेडम्पाल, कॉल्चिकम, आर्निका। मेडिसिन फॉर एसिडिटी, नक्स वोमिका, कार्बोवेज, रोबिनिया। एसाफोइटिडा, चाइना, लाइकोपोडियम। ठीक है ना। फिर मेडिसिन फॉर स्किन, सल्फर, क्रायोसोर्बिक एसिड, आर्सेनिक एल्बम, टेलुरियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मालूम चल रहा है? इज इट होम्योपैथी? मालूम चल रहा है? ये होम्योपैथिक दवाइयों के नाम जरूर हैं, लेकिन ये आप प्रिस्क्रिप्शन किसके ऊपर कर रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम। डिसीज के सिम्टम हैं। जो मायाजम का पहला एक्सप्रेशन आपके ऊपर स्किन के ऊपर था, और जब आपने सोचा था टेलुरियम या सेपिया या सल्फर या बेसिलिनम, उसी मायाजम का दूसरा एक्सप्रेशन आया जॉइंट के ऊपर, तो आप सोचेंगे रस्टॉक्स या ब्रायोनिया या लेडम्पाल या आर्निका। उसी मायाजम का तीसरा एक्सप्रेशन आपके किडनी के अंदर आएगा, स्टोन आएगा, तो आप सोचेंगे बर्बेरिस, सारसापरिला एक्सेट्रा। उसी मायाजम का पांचवा एक्सप्रेशन एसिडिटी के स्वरूप में आएगा, तो आप क्या सोचेंगे? नक्स वोमिका, रोबिनिया। इसका मतलब क्या हुआ? यू आर ट्रीटिंग पेशेंट एज अ होल। तो आप किसको ट्रीट कर रहे हैं? आप मेडिसिन अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ मायाजम चेंज करते जा रहे हैं। तो आप में और दूसरे पैथी वाले लोगों में क्या फर्क है? आर यू प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी लाइक दिस? उसी मायाजम का एक और एक्सप्रेशन आपको कौन के स्वरूप में मिलेगा, तो वहां पे आप कैंटिम क्रूड, थूजा, कलकेरिया ऐसी मेडिसिन सोचेंगे। थोड़ा आगे जाएंगे तो उसी मायाजम का एक स्वरूप आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के स्वरूप में मिलेगा, तो वहां पे आप थायरॉयडिनम, आयोडम ऐसी मेडिसिन सोचेंगे। उसी का एक स्वरूप आगे जाके आपको डायबिटीज के स्वरूप में मिलेगा, उसी मायाजम का एक एक्सप्रेशन, तो वहां पे सिजेजियम, एसिड फोस ऐसी मेडिसिन सोची जाएंगी। और अगर वही उसी मायाजम का एक और एक्सप्रेशन आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इंपॉर्टेंसी के स्वरूप में मिला, तो सिलेनियम, एग्नस कैस्टस ऐसा सोचेंगे। अगर ऐसा होता तो हनीमैन इतने सारे एपोरिज्म लिख के क्यों जाते? हर एक दर्द के लिए एक दवाई लिख के नहीं दे जाते। क्लियर हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम सोच होम्योपैथी रहे हैं, लेकिन किसी और तरीके से। हम होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार होम्योपैथी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन का जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में घर कर गया है। हम सोचते हैं होम्योपैथी है, लेकिन सिद्धांत मॉडर्न मेडिसिन के यूज करते हैं, नेम ऑफ डायग्नोसिस मॉडर्न मेडिसिन के यूज करते हैं, और उसके अनुसार दवाइयां ढूंढने का प्रयास करते हैं। हनीमैन हमें क्या कहते हैं? कफ हो या कैंसर, आप सिम्टम लेके दवाई दीजिए। तो फिर अलग अलग मर्ज की, अलग अलग दर्द की, अलग अलग सिम्टम की या अलग अलग पैथोलॉजी की अलग अलग दवाइयां कहां से आएंगी? सोच रहे हैं? समझ आ रही है बात हमारी? क्यों हम एग्नस कैस्टस को मेल जेनाइटलिया के सिवा सोचते ही नहीं है? क्यों? सिलेनियम का व्याख्यान पूरा उपलब्ध है, देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है ये टॉपिक, कि कहीं पे भी अगर वीकनेस मिले आफ्टर ओवर यूज, वी हैव टू थिंक सिलेनियम। ये होम्योपैथी है, इसको होम्योपैथी का सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपको दिक्कतें लेफ्ट साइडेड मिलती हैं, थसलेस मिलता है, चिली मिलता है, तो वहां पे हर जगह पे सेपिया, कलकेरिया, नक्स वोमिका, इन सब के साथ साथ एग्नस कैस्टस सोचना है। क्लियर हो रहा है? चाहे वो कॉर्न मिले, वाट मिले, पाइल्स मिले, इचिंग मिले, स्कैबिस मिले, रिंगवर्म मिले, स्किन डिसीज मिले, लंग डिसीज मिले, एसिडिटी मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डायबिटीज मिले या मेल जेनाइटलिया की कंप्लेन मिले, वहां पे सिलेनियम सोच सकते हैं। इसी को होम्योपैथी कहा जाता है। फर्क महसूस हो रहा है कि अलग अलग डिसीज नेम की अलग अलग दवाइयां, इसको होम्योपैथी के सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। अलग अलग डिसीज नेम, लेकिन एक ही तरह के पिक्यूलियर क्वेर रेयर सिम्टम, तो एक ही मेडिसिन।
ये होम्योपैथी के सिद्धांत है। क्लियर हो रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? वो एक जगह पे जितने भी आपको सिम्टम्स होंगे या जितने रोग होंगे उन सब के लिए अलग अलग दवाई दी जाएगी, और एक जगह पे आपको जितने भी रोग हों कोई बात नहीं, उसके लिए एक ही दवाई दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दवाई सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है। हम पर्सन को पेशेंट एज ए होल देखते हैं, उसके वाइटल फोर्स के सिम्टम देखते हैं, और कौन कौन से सिम्टम हैं? लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट, मोडालिटी। ज्यादातर हमारा प्रिस्क्रिप्शन इनके ऊपर बेस होता है। कैंटियन प्रिस्क्राइबर हैं, वो माइंड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, फिर अपना अपना सबका एक एक थॉट पैटर्न होता है, उसके ऊपर सब प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हम अभी बिगिनर हैं, सो हम होम्योपैथी भी जब बिगिन हुई थी तब जिन लोगों ने प्रैक्टिस की उनको बहुत अच्छे से मानते हैं। हमारा सबका कलेक्टिव एक्सपीरियंस है बोनी गुसैन साहब के बारे में, और हम आपको जो मटीरिया मेडिका पढ़ाते हैं वो भी उन्हीं के वे से है, जनरलाइजेशन। क्लियर हो रहा है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड होम्योपैथी। और हम जिसको नाम देते हैं कि हम होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं और हम थेरापुटिक प्रैक्टिस करते हैं, वो एक्चुअल थेरापुटिक है? आप डिफरेंशिएशन करते हैं? अगर डिफरेंशिएशन करते हैं कि वाट्स देख के आपको मालूम हो जाए कि ये वाट है, ये फ्लैट है तो इतनी मेडिसिन, ये सॉफ्ट है तो ये मेडिसिन, हार्ड है तो ये मेडिसिन, ब्लीडिंग है तो ये मेडिसिन, इस उंगली के ऊपर है तो ये मेडिसिन, ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इट इज थेरापुटिक। आप खांसी खाता है कोई मरीज और खांसते खांसते उसकी खांसी का टाइप कैसा है और कितने बाउट ऑफ कफ लेता है, इसके ऊपर से मेडिसिन डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इट इज थेरापुटिक। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? सिर्फ खांसी के लिए कोई भी दवाई दे देना ये हमारी नजर में थेरापुटिक नहीं है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हर बंदा अपने तरीके से होम्योपैथी को आगे लाने का प्रयास कर रहा है, उसमें हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है। तो क्लियर हुआ? तो हम अब देखेंगे एग्नस कैस्टस, चिली थसलेस राइट साइडेड, सॉरी राइट साइडेड। सो चिली फर्स्ट इंडिकेशन, थसलेस दूसरा इंडिकेशन, राइट साइडेड तीसरा इंडिकेशन। अगर हॉट थसलेस लेफ्ट साइडेड मिले तो सिलेनियम। मालूम चल रहा है? दो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट हैं, एक हॉट है एक चिली है, तो एक में सिलेनियम जाएगा एक में एग्नस कैस्टस जाएगा। दो इंपॉर्टेंसी के पेशेंट है तो एक में सिलेनियम एक में एग्नस कैस्टस। लेकिन आपका प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होना चाहिए, कुछ लॉस के ऊपर बेस होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? कुछ इंडिकेशन आपके पास होने चाहिए। सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सिर्फ इंपॉर्टेंसी देख के एग्नस कैस्टस या सिलेनियम दे देना, ये हमारी नजर में, हनीमैन साहब कहते हैं, वैसी होम्योपैथी नहीं हो सकती। द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ अटैक ऑफ एग्नस अपॉन द ऑर्गेनिज्म इन द सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट कहां पे है? सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह नहीं है। मालूम चल रहा है? कैमोमिला इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ों पे इफेक्ट नहीं करती है। सेपिया इज वेल इंडिकेटेड इन द फीमेल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेल में नहीं दिया जा सकता है। मालूम चल रहा है? हमारी भूल कहां पे होती है? So the most effective point of attack of the Agnus upon the organism is the sexual organism। वो sexual organism में बहुत ज्यादा यूज होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी जगहों पे यूज नहीं होती है, कि उसकी इफेक्टिविटी नहीं है। It lower the sexual vitality with corresponding mental depression and loss of the nervous energy। So कहीं पे भी अगर नर्वस एनर्जी का लॉस हो तो हम वहां पे एग्नस कैस्टस सोच सकते हैं, चाहे फॉरगेटफुलनेस हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे परेसिस हो। मालूम चल रहा है? राइट साइडेड फेशियल पाल्सी हो गया, थसलेस पेशेंट है, चिली है, तो आर्सेनिक के साथ साथ फॉस्फोरस के साथ साथ हम कॉस्टिकम के साथ साथ एग्नस कैस्टस भी सोच सकते हैं। मालूम चल रहा है? प्रीमेच्योर ओल्ड एज फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर फ्रॉम सेमाइनल लॉसिस। सो प्रीमेच्योर ओल्ड, इसका मतलब क्या होता है? अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा होना, थोड़ा मतलब ज्यादा बड़ा होना।
इसको चिल्ड्रंस के अंदर कैसे लिया जा सकता है? प्रिकॉसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब अपनी उम्र से बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेव करते हैं, वो मेंटल लेवल के ऊपर है। मालूम चल रहा है? मेंटल लेवल के ऊपर अपनी उम्र से बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेव करते हैं। कि छोटा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, तो वो क्या करता है? आपसे बात करेगा, डॉक्टर साहब अभी पापा की थोड़ी इनकम कम है तो इसीलिए मुझे टेडी बियर लेना था, लेकिन मैंने टेडी बियर नहीं लिया क्योंकि पापा इतना कहां से कमा के लाएंगे। अब 5 साल के बच्चे को कमाने का टेंशन। क्लियर हो रहा है? प्रीमेच्योर ओल्ड। 20-25 साल का लड़का है, पूरे बाल झड़ चुके हैं, प्रीमेच्योर ओल्ड। 25-27 साल की लड़की है और मेंसिस इरेग्युलर होके 30 साल में मेंसिस बंद हो गया, अर्ली मेनोपॉज, ये क्या है? प्रीमेच्योर ओल्ड। मालूम चल रहा है? ग्रेइंग ऑफ हेयर हो गया है 15, 17, 18 साल की उम्र में, प्रीमेच्योर ओल्ड। छोटे बच्चों के अंदर आंख के बहुत बड़े बड़े नंबर आ चुके हैं, या तो कैटरेक आ चुका है, प्रीमेच्योर ओल्ड। मालूम चल रहा है? या तो छोटी उम्र के अंदर अपना स्वादुपिंड थक चुका है। व्हाट इज स्वादुपिंड? हाँ, तो वो क्या करेगा? इंसुलिन कम उत्पन्न करेगा, तो ये क्या हुआ? प्रीमेच्योर ओल्ड। छोटी उम्र में हृदय रोग आ जाना, हुआ ना प्रीमेच्योर ओल्ड। और अभी अभी आपको ऐसे केसेस ज्यादा मिलेंगे। क्यों? मैरिज की एज लेट होती जा रही है। पहले जो 15, 17, 18, 20 सालों के अंदर मैरिज हो जाते थे, उसके बदले अब 30, 32, 35 सालों में मैरिज होते हैं। लोगों के पास मोबाइल आ चुके हैं, इंटरनेट आ चुका है, तो बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से खेलते रहते हैं, तो वो इजीली उनको सेक्सुअल कंटेंट अवेलेबल रहता है। तो अर्ली प्यूबर्टी, 5, 6, 7 साल का बच्चा मास्टरबेट करने लगता है, ये क्या है? प्रीमेच्योर ओल्ड। क्लियर हो रहा है? जो अपनी एज पे होना चाहिए उससे बहुत अर्ली हो रहा है, तो प्रीमेच्योर ओल्ड हुआ ना। तो वो बहुत मास्टरबेट करता है, मास्टरबेट करता है, मास्टरबेट करता है। अब 9, 10, 11 साल से मास्टरबेशन की शुरुआत होती है, वो शादी करता है 30, 32 सालों के अंदर, तो वो 12, 15 साल का जो मास्टरबेशन का पीरियड आएगा, और उसके बाद उसको अगर एमआई आ जाता है, या हाइपरटेंशन आ जाता है, या सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, या डायबिटीज है, या गोइटर, एनीथिंग एल्स, वी कैन थिंक ऑफ एग्नस कैस्टस। दूसरी मेडिसिन कैन बी सिलेनियम। मालूम चल रहा है? ये इसका जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर ही इफेक्ट हो। क्लियर हो रहा है? 2 साल का बच्चा है लेकिन नहीं, मुझे स्वीट ही खाना है। 2 साल के बच्चे को स्वीट खाना है, ये क्या है? अगेन प्रीमेच्योर ओल्ड। मालूम चल रहा है? वो 2 साल से स्वीट खाएगा, स्वीट खाएगा, स्वीट खाएगा, स्वीट खाएगा, वो 30 साल का होगा तब तक तो उसका पेंक्रियास थक जाएगा। तो ये क्या है? अगेन प्रीमेच्योर ओल्ड। इस सिर्फ प्रीमेच्योर ओल्ड को बहुत एक्सपांड किया जा सकता है और हर जगह एग्नस कैस्टस सोचा जा सकता है, अगर मरीज हमें चिली थसलेस और राइट साइडेड मिले। इस तरीके से होम्योपैथी सोचना है। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड गोनोरिया, अभी बहुत कम मिलेंगे ऐसे केसेस। वो हनीमेनियन एरा था, वो जमाना था तब जब गोनोरिया वाज वेरी कॉमन। अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन साइकोसिस के अनदर एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ गोनोरिया नहीं देखना है हमें, साइकोसिस के दूसरे सब एक्सप्रेशन देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड साइकोटिक फिनोमिनास। मालूम चल रहा है? अब किसी को फैमिली में 2-3 पीढ़ी पहले गोनोरिया हुआ हो, वो मायाजम के थ्रू ट्रांसफर होता हुआ जनरेशन टू जनरेशन अब की एज में आया हो, तो अब वाले जो पेशेंट है उसमें हमें गोनोरिया नहीं मिलेगा, साइकोसिस मायाजम के दूसरे एक्सप्रेशन मिलेंगे।
वो हम मायाजम की बातें करेंगे तब सब डिस्कस करेंगे, अब तो सिर्फ इतना ही समझिए। कंप्लीट इंपॉर्टेंस, रिलैक्सेशन, कोल्डनेस ऑफ द जेनाइटलिया, नो सेक्सुअल पावर और डिजायर। सिलेनियम में हमें क्या मिलता था? नो सेक्सुअल पावर बट इंक्रीज द डिजायर। यहां पे नो डिजायर नो पावर। वहां पे इरेक्शन नहीं था, इच्छा थी। यहां पे इच्छा भी नहीं है, इरेक्शन भी नहीं है, तो वहां पे हम एग्नस कैस्टस सोच सकते। हर बार हमें चिली, हॉट, थर्स्टी, थर्स्टलेस, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड वाले इंडिकेशन नहीं मिलेंगे, तो ऐसे इंडिकेशन भी याद रखने होते। क्लीट विथ एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और इरेक्शन, ओल्ड सिनर्स विथ इंपॉर्टेंस एंड ग्लीट, फ्लैटस, इरेक्टेशन, स्मेल लाइक यूरिन। तो ये कब मिलेगा? यूरेमिक कॉमा। मालूम चल रहा है? किडनी फेलियर, तब क्या होगा? इरेक्टेशन में से, ब्रीथ में से, पर्सपीरेशन में से यूरिन लाइक स्मेल मिलेगा, और वहां पे भी हम ये एग्नस कैस्टस सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि किडनियां थक चुकी हैं। मालूम चल रहा है? नो सेक्सुअल डिजायर एंड नो इरेक्शन, मतलब क्या कि सेक्सुअल ऑर्गन थक चुके हैं। इसी तरीके से जब किडनियां थक जाती हैं तब यूरेमिक कॉमा होता है। सीकेडी के पेशेंट में वी कैन थिंक ऑफ एग्नस कैस्टस इन द केसेस ऑफ द सीकेडी। दूसरे इंडिकेशन मिलने चाहिए। हम आपको एक विजन दे रहे हैं कि होम्योपैथी कैसे सोचनी है। सीकेडी का मरीज है, मिलता है राइट साइडेड किडनीज एट्रोफाइड, चिली, थर्स्टलेस, और उसके अंदर से यूरिन लाइक स्मेल आ रही, यू कैन थिंक ऑफ एग्नस कैस्टस। हर बार ईल सीरम काम नहीं करता है, और हर किडनी फेलियर का केस ईल सीरम से ठीक हो जाता तो हनीमैन इतने सारे एपोरिज्म लिख के नहीं जाते, वो लिख देते किडनी फेलियर इज इक्वल टू ईल सीरम, बात खत्म हो जाती। अगेन हमने आपको पहले ही बताया, हमने जो आगे 10 मिनट डिस्कशन किया कि ये क्या है कि हम मॉडर्न मेडिसिन के माइंड से होम्योपैथी सोच रहे हैं। हमें होम्योपैथी के माइंड से होम्योपैथी सोचनी है। मालूम चल रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि इल सीरम इज नॉट गुड मेडिसिन, इट इज वेरी गुड मेडिसिन व्हेन इंडिकेटेड। टूथेक बेटर फ्रॉम हॉट फूड और ड्रिंक। दांतों का दर्द होता है वो हॉट फूड और हॉट ड्रिंक से अच्छा होता है, दांतों का दर्द नहीं, कोई भी तकलीफ। जनरलाइज करो, बोनी गुसैन साहब कहते हैं ना। मालूम चल रहा है? हीट और सन, वार्म ड्रिंक्स, इन सब से अगर कंप्लेन में एमिलोरेशन मिलता है तो वहां पे एग्नस कैस्टस सोचना। क्लियर हो रहा है? सूप डिजायर, वार्म ड्रिंक्स एमिलोरेट, सूप एमिलोरेट्स, गर्मा गर्म खाना एमिलोरेट्स, धूप में अच्छा लगना, धूप में दिक्कतें कम होती हैं, आरए का पेशेंट है, ओल्ड एज है, बहुत मास्टरबेशन की और रिपीटेड गोनोरिया की हिस्ट्री है, राइट साइडेड जॉइंट्स ज्यादा अफेक्टेड हैं और चिली है, और धूप में बैठता है तो अच्छा लगता है कि डॉक्टर साहब दर्द कम हो जाता है धूप में, तो उस आरए के केस में भी हम एग्नस कैस्टस सोच सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इट इज नॉट ओनली मेडिसिन फॉर मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। हमारे पास ऐसी मेडिसिन होती ही नहीं है अगर हम होम्योपैथी के दिमाग से सोचें तो। हाँ, इसकी ज्यादा एक्शन है वहां पे, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह पे नहीं है। हम क्या करते हैं, कैमोमिला इज मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन, जरूरी थोड़ी है। चिल्ड्रन में उसकी एक्शन ज्यादा है, उस डेंटिशन में काम करती है तो रिपीटेडली आती है। तो हमने उसको चिल्ड्रन मेडिसिन बना के रख दिया। पल्सेटिला सेपिया, इन सबको हमने क्रियोसोटम फीमेल रेमेडी बना के रख दिया। नहीं रे, फीमेल के इंडिकेशन ज्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेल के नहीं है। वी कैन थिंक ऑफ दूसरे सिम्टम मिलते हैं तो। रम्बलिंग ऑफ फ्लैटस ड्यूरिंग स्लीप, डिस्चार्ज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड व्हेन प्रेसिंग एट हार्ड स्टूल एंड ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। सेकंड मेडिसिन इज
सिलेनियम। थर्ड मेडिसिन इज एसिड फोस। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर चिली पैसन मिलता है वहां पे तो वी कैन थिंक ऑफ एग्नस कैस्टस, अगर हॉट मिलता है तो सिलेनियम। उसी तरीके से एसिड फोस। दूसरे सिम्टम 2 3 4 मिलने चाहिए, जरूरी नहीं है हर बार आपको हॉट, चिली, थर्स्टी, थर्स्टलेस, डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजीशन या साइड अफेक्शन मिले। ये ऐसे सिम्टम हैं जो हमें हमारी प्रैक्टिस में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिलता तब हम इनके ऊपर ही फोकस करते हैं। क्लियर हो रहा है होम्योपैथी कैसे सोची जाती है? क्लियर? डेफिशिएंट सिक्रीशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वुमन ऑफन विथ ग्रेट सैडनेस। अब कौन सी मेडिसिन है जब नर्सिंग वुमन के अंदर मिल्क नहीं होता है? वेरी गुड, ऐसा भर्टिडा। फिर लैक्टैन, लैक्डेफ्लोरेटम, उसके साथ साथ एग्नस कैस्टस। मालूम चल रहा है? अब ये सिर्फ मेल जेनिटलिया के ऊपर ही इफेक्ट करेगी। मालूम चल रहा है कितनी अच्छी इसकी इफेक्ट है? आपको मिलता है मरीज, डिलीवरी हो गई है, 4-5 दिन हो गए लेकिन मिल्क डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, चिली मरीज है, थर्स्टलेस है, वी कैन थिंक ऑफ एग्नस कैस्टस। क्लियर हो रहा है? विथ ग्रेट सैडनेस, मिले ना मिले दूसरी चीज है, किसी भी कंप्लेन के साथ सैडनेस मिले तो एग्नस कैस्टस सोच सकते हैं। सेज शी विल डाई, रिलैक्सेशन ऑफ जेनिटल्स विथ ल्यूकोरिया, ट्रांसपेरेंट, स्टेनिंग लिनन येलो। ट्रांसपेरेंट ल्यूकोरिया है लेकिन लिनन के अंदर येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, स्टेनिंग हो जाता है। क्लियर हो रहा है? अगर ऐसा मिलता है तो एग्नस कैस्टस सोचिए। हर बार ये सिम्टम मिलना ही जरूरी नहीं होता है। आपके पास मरीज आता है जिसको ल्यूकोरिया की तकलीफ है, वो स्टेनिंग नहीं भी है लेकिन हॉट, थर्स्टलेस है और राइट साइडेड अफेक्शन ज्यादा मिलते हैं, दूसरे 1-2 सिम्टम मिले तो वी कैन प्रिस्क्राइब एग्नस कैस्टस। आपके पास इम्पोर्टेंसी का पेशेंट आता है तो वहां पे भी दूसरे 2-3-4 सिम्टम मिले तो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्कैंटी मेंसिस एंड स्टरिलिटी, कंसीव नहीं हो पा रहा है, ल्यूकोरिया है, मेंसिस बहुत कम आता है, 1 या 2 दिन आता है या सिर्फ 1 पैड ही आता है, खरी जैसे पी लो, 1 पैड ही आता है, दूसरे हो चिली है, थर्स्टलेस है। मालूम चल रहा है? तो हम एग्नस कैस्टस वहां पे भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार स्टरिलिटी में एग्नस कैस्टस सोचना भी जरूरी नहीं है। क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूजन बढ़ रहा है? क्लियर ना? प्यूपिल डायलेटेड लाइक बेलाडोना। हमने आपको एक मेडिसिन में बताया कि हाउ टू प्रिस्क्राइब इन आईसीयू और अनकॉन्शियस पेशेंट और कोमेटोज पेशेंट। तो वहां पे आपको हॉट चिली वाला नहीं मिलेगा, प्यूपिल्स मिलेंगे। प्यूपिल्स हैं, पल्स हैं, रेस्पिरेशन हैं, ऑडर हैं, लिम्ब्स टच करने से हॉट हैं कि कोल्ड हैं, इन सब इंडिकेशन के ऊपर प्रिस्क्राइब होगा। तो प्यूपिल डायलेटेड, आपको अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है, रिनल फेलियर है, यूरेमिक कोमा है, यूरिन का स्मेल आ रहा है और प्यूपिल डायलेटेड है, वी कैन थिंक ऑफ एग्नस कैस्टस इन द कोमेटोज पेशेंट। क्लियर हो रहा है? अलग अलग होम्योपैथी नहीं होती है, चिल्ड्रन के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग, कॉन्शियस के लिए अलग, अनकॉन्शियस के लिए अलग, फलाने रोग में अलग, ढीकने रोग में अलग। हम जब तक होम्योपैथी को समझे हैं तो हमें ये सिद्धांत समझने हैं बस। नेविंग इचिंग इन ऑल पार्ट्स स्पेशली आईज, अ प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स। मतलब मचकोड़, लेकिन हम तो रूटा से आगे कहां बढ़ते हैं। रूटा, आर्निका, रस्टॉक्स, स्ट्रोंटियम कार्ब, ये सब मचकोड़ की दवाइयां है ना। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बार बार मचकोड़ आ जाना या स्प्रेन हो जाना, स्पेशली राइट साइडेड होना, थर्स्टलेस है और चिली है, सो वी कैन थिंक ऑफ एग्नस कैस्टस।
क्लियर हो रहा है? हम नहीं सोचते हैं एग्नस कैस्टस को, इम्पोर्टेंसी के अलावा सोचते ही नहीं है। वहां पे हमारी भूल है, वहां पे ही हम हनीमैन को अप्लाई नहीं करते, हनीमैन के सिद्धांतों को हम छोड़ देते हैं। मालूम चल रहा है? हम करते हैं प्रैक्टिस होम्योपैथिक दवाइयों से हैं, लेकिन विथ मॉडर्न मेडिसिन माइंड के साथ, इसीलिए हमें फेलियर ज्यादा मिलता है। क्लियर हो रहा है? एब्सेंट माइंडेड, रिड्यूस पावर ऑफ इनसाइट, कैन नॉट रिकलेक्ट, हैज टू रीड सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कंप्रेस्ड। मतलब कि एब्सेंट माइंडेड, पता ही नहीं चलता है, अपनी सोच में होता है। हाँ, अब कुछ भी कह लेंगे, वो सुना नहीं होता है, कुछ भी पढ़ने से पहले 2-3 बार पढ़ता है, फिर कंप्लीट करता है, याद नहीं आ रहा है। सो ओल्ड एज के अंदर, रिनल कोमा के अंदर ऐसे इंडिकेशन मिले और रिनल फेलियर है, यूरिन की स्मेल आ रही है, तो वहां पे हम एग्नस कैस्टस डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप अलग से हम आपको नहीं बता सकते कि हाउ टू ट्रीट पेशेंट सीकेडी विथ होम्योपैथी, हाउ टू ट्रीट कोमेटोज पेशेंट विथ होम्योपैथी, हाउ टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट विथ होम्योपैथी। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, थसलेस मरीज है, और ऐसा एब्सेंट माइंडेड हो गया है, कैन नॉट रिकलेक्ट, यू कैन थिंक ऑफ एग्नस कैस्टस इन दैट केस आल्सो। सो डायबिटीज को कुछ अलग से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर कार्सिनोमा का मरीज है, राइट साइडेड कंप्लेन है, चिली है, थसलेस है, एब्सेंट माइंडेड है, प्यूपिल डायलेटेड है, तो वी कैन थिंक ऑफ एग्नस कैस्टस इन केसेस ऑफ कार्सिनोमा आल्सो। वहां पे भी अलग दवाइयां नहीं होती है। कंपेंट्स ऑफ इमेजिनरी ऑर्डर बिफोर द नोज एज ऑफ मस्क, उसको कुछ अलग अलग स्मेलें आती रहती है, इमेजिनरी स्मेल्स, तो वहां पे भी हमें एग्नस कैस्टस सोचना चाहिए। सो ये थी एग्नस कैस्टस। हमारे अनुभव के मुताबिक, हम जब तक हनीमैन को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, उसके मुताबिक हमने आपको बताया। होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जय होम्योपैथी।